हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के 5वें अध्याय जनसंघर्ष और आंदोलन के पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले जानेंगे लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र से अभिप्राय एक ऐसे शासन से है जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। आम परिभाषा है एक जो सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है जिसको अब्राहम लिंकन ने दिया था, लोगों की सरकार, लोगों के ऊपर सरकार और लोगों के द्वारा सरकार, इसको हम लोकतंत्र कहते हैं। तो नेपाल में जो लोकतंत्र के लिए आंदोलन उठा था उसके उद्देश्य जानने की कोशिश करते हैं हम एक बार। नेपाल में 1990 के दशक में लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी, लेकिन राजा फिर भी राज्य का प्रधान बना रहा था। लेकिन वास्तविक सत्ता है उसका प्रयोग नेपाल में लोकतंत्र के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते थे। नेपाल के राजा वीरेंद्र ने देश का संवैधानिक नेता बनना स्वीकार कर लिया था, परंतु एक रहस्यमय घटना के बाद वहाँ पर राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। तो नेपाल में एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया था और जो नया शासक बना राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए फरवरी 2005 को उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपने पद से हटाकर जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया था। और अप्रैल 2006 में नेपाल में एक जन आंदोलन शुरू हो गया था और यह जन आंदोलन वहाँ के लोग लोकतंत्र की बहाली के लिए कर रहे थे। मतलब वो राजतंत्र को हटाकर फिर से लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे और सत्ता की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथ में सौंपना चाहते थे। और इस आंदोलन ने राजा को अपने उन आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य कर दिया जिन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतांत्रिक सरकार को समाप्त कर दिया था। तो ये था नेपाल में जो आंदोलन उठा था उसका उद्देश्य, यानी कि लोकतंत्र को फिर से स्थापित कर देना। इसमें हम एक बार जो नेपाल के लोकतंत्र की स्थापना की प्रमुख घटनाएं हैं, कब कब क्या क्या घटनाक्रम हुआ, उसको एक बार देख लेते हैं। 1990 के दशक में लोकतंत्र की स्थापना पहली बार हुई थी। राजा वीरेंद्र ने संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर लिया था, मतलब कि नाम मात्र का राजा बना रहना स्वीकार कर लिया था और वास्तविक शक्तियाँ लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में थी। लेकिन राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई और राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतंत्र को स्वीकार नहीं किया। तो राजा वीरेंद्र ने लोकतंत्र को स्वीकार नहीं किया तो उसने जो निर्वाचित सरकार थी उसको भंग कर दिया। ऐसे में वहाँ पर एक आंदोलन चल पड़ा, जो आंदोलन लोकतंत्र की पुनः स्थापना करना चाहता था और यह आंदोलन काफ़ी लंबा चला। इसके लोकतंत्र की पुनः स्थापना करने के लिए संसद की बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक पार्टी बनाई और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का ऐलान कर दिया। 21 अप्रैल के दिन इन आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया था और 24 अप्रैल 2006 को अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हो गया और एसपीए, जो कि नेपाल की कई पार्टियों से मिलकर एक अलायंस बनाया था, उसका नाम था एसपीए ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुन लिया और राजा की शक्तियाँ वापस ले ली। इस संघर्ष को नेपाल के लोकतंत्र के लिए दूसरा संघर्ष कहा गया है। तो ये था नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के प्रमुख घटनाक्रम। अब हम देखते हैं वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। हित समूह का अर्थ समझते हैं पहले हम। हित समूह समाज के किसी खास हिस्से तथा समूह के हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। मतलब हित समूह किसी न किसी वर्ग विशेष से जुड़े होते हैं और वो उस हित समूह का उद्देश्य उससे जुड़े हुए वर्ग के हितों को बढ़ावा देने से ही उनका मतलब होता है। वर्ग विशेष से अभिप्राय समझ लेते हैं एक बार। वर्ग विशेष आमतौर पर समाज की किसी एक विशेष हिस्से या समूह के हितों को बढ़ावा देते हैं हित समूह, और उन्हें ही वर्ग विशेष का हित समूह कहा जाता है। इसके उदाहरण हम देख सकते हैं। ये समाज की किसी भी खास तबके, यानी कि मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति या धर्म, किसी विशेष के अनुयायी
अथवा किसी खास जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ग विशेष के हित समूह। जो हित समूह किसी एक विशेष वर्ग के फायदे के लिए काम करते रहते हैं उन सभी को हम वर्ग विशेष के हित समूह कहते हैं। इनकी विशेषता देख लेते हैं एक बार। वर्ग विशेष के जो समूह का मुख्य उद्देश्य है पूरे समाज का भला नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने समूह के सदस्यों का जीवन बेहतर करना, उनके जीवन का कल्याण करना। ये पूरे समाज के बारे में नहीं सोचते बल्कि सिर्फ अपने सदस्यों के बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। इसके विपरीत होते हैं जन सामान्य के हित समूह। जन सामान्य के हित समूह किसी एक तबके के हितों को ध्यान में नहीं रखते बल्कि पूरे समाज का सर्व सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के हितों को अगर कोई ध्यान में रखता है तो ऐसे समूह को हम जन सामान्य के हित समूह कहते हैं। इसका उदाहरण हम बामसेफ देख सकते हैं, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। ये थे वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। वर्ग विशेष के हित समूह वो हित समूह हैं जो किसी विशेष वर्ग के फायदे के लिए काम करते हैं और जन सामान्य के हित समूह किसी एक वर्ग विशेष को ध्यान में नहीं रखते बल्कि पूरे समाज को, सभी लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं। उन समूहों को जन सामान्य के हित समूह कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दबाव समूह। दबाव समूह का क्या अर्थ है? दबाव समूह जब कुछ लोग अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं और वो संगठन अपने फायदे के लिए राजनीतिक प्रक्रिया पर, सरकार पर, शासन पर दबाव डालता है तो ऐसे समूह को दबाव समूह कहा जाता है। इनकी कुछ विशेषताएं भी हम देख लेते हैं। दबाव समूह थोड़े समय के लिए अस्तित्व में आते हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रचार करते हैं। जब उनके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो दबाव समूह समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में ऐसे दबाव समूह बने रहते हैं, जैसे कभी वकील, कभी अध्यापक, कभी दुकानदार। ये अपने हितों के लिए दबाव समूह बनाते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं और जब इनके हितों की पूर्ति हो जाती है तो ये दबाव समूह समाप्त हो जाते हैं। तीसरा, राजनीतिक दल और सरकार पर दबाव डालकर अपने हितों के पक्ष में प्रदर्शन भी करते हैं। ये था दबाव समूह का तीसरी विशेषता। एक बार फिर से देख लेते हैं। दबाव समूह जब कोई समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालता है तो ऐसे समूह को दबाव समूह कहते हैं। इसकी पहली विशेषता है ये विशेष उद्देश्य के लिए अस्तित्व में आते हैं और उनका उद्देश्य प्राप्त होते ही ये समाप्त हो जाते हैं। ये सभी प्रकार की लोकतांत्रिक सरकारों में हमें देखने को मिलते हैं, उदाहरण के लिए वकील, अध्यापक, दुकानदार। तीसरा, राजनीतिक दल और सरकार पर दबाव डालकर अपने हितों के पक्ष में प्रदर्शन भी करते हैं। ये थे दबाव समूह और उनकी विशेषताएं। इसके बाद हम बात करते हैं बोलिविया में जो आंदोलन हुआ है, इसको हम जल युद्ध के नाम से जानते हैं, उसकी प्रमुख घटनाओं के बारे में एक बार देखते हैं। बोलिविया लातिन अमेरिका का एक गरीब देश है। वहाँ 2000 में एक जनसंघर्ष शुरू हुआ जिसे जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। वहाँ की सरकार ने 1999 में एक शहर जिसका नाम था कोसबांगा, उसकी जल आपूर्ति के आधार किसी मल्टीनेशनल कंपनी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। उससे पहले सरकार के ये अधिकार क्षेत्र में थे, लेकिन जब बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए तो इस कंपनी ने पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया और इससे वहाँ के लोगों के बीच काफ़ी परेशानी बढ़ गई और इसके विरोध में उन लोगों ने 2000 में एक जनसंघर्ष आंदोलन छेड़ दिया और देखते ही देखते बहुत सारे संगठन, सामुदायिक नेता, मानवाधिकार कार्यकर्ता इस गठबंधन की स्थापना से पहले वहाँ पर जुड़ चुके थे और पहले शहर भर में 4 दिन की हड़ताल की गई, परंतु कुछ न हाथ लगा तो हड़तालों का तांता लग गया। मतलब लगातार हड़ताल पे हड़ताल होती चली गई। फरवरी 2000 और फिर अप्रैल 2000 में हड़तालें हुई तो इन हड़तालों के खिलाफ सरकार ने बर्बरता अपनाई, लेकिन जैसे जैसे सरकार बर्बरता पर उतर के आई वैसे ही संघर्ष और तेज़ होते चले गए और
लोगों ने बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारियों का ऐसा घेराव किया कि उन्हें शहर छोड़कर भागना पड़ा। मतलब लोगों के घेराव के कारण उस कंपनी के कर्मचारी इतना डर गए कि वे शहर छोड़कर भाग गए और विवश होकर सरकार को दोबारा जल आपूर्ति का काम नगर पालिका को सौंपना पड़ा और पानी का यह संघर्ष बोलबिया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता था। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।